देश में जब कोरोना के कुल 564 मामले थे, तब पीएम मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। पीएम ने कोरोना को तब मानव जाति के लिए संकट बताया था और सभी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। लेकिन जब देश में कोरोना संक्रमण बहुत विकराल रूप ले चुका है, कोरोना संक्रमित 3,32,424 हो चुके हैं, तो सियासत परवान पर है। अब कोरोना न तो भाजपा की बिहार और हरियाणा की वर्चुअल रैलियों को रोक पा रहा है और न ही राजस्थान में कांग्रेस की बाड़ाबंदी को। मोदी सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए जगह जगह वर्चुअल रैलियां कर रही है। ये नया अनुभव था, लेकिन इस नए अनुभव का कीर्तिमान भी राजस्थान की इस पहली वर्चुअल रैली के जरिए हुआ और स्मृति ईरानी जी ने जिस तरीके से मोदी सरकार 2 के खासतौर पर 1 वर्ष के कार्यकाल और कोविड से लड़ाई पर फोकस करके जो बात कही है, मुझे लगता है कि राजस्थान के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए वास्तव में एक प्रेरणा का काम भी करेगी। और इस बदलती हुई कार्य पद्धति में, क्योंकि कोरोना के दौरान के अनुभव और कोरोना के बाद की राजनीति और कोरोना के बाद की गतिविधियां, ये निश्चित रूप से इस पर सबका फोकस रहेगा। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनावों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बाड़ाबंदी को शिविर बताया है। पांडे के मुताबिक इस शिविर में पार्टी की रीति नीति समझाई जा रही है और विधायकों को वोटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोरोना के सवाल पर पांडे ने कहा कि कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने बेहतरीन काम किया है, जिसकी केंद्र सरकार ने भी कई बार तारीफ की है और राजस्थान सरकार अब दूसरे राज्यों की मदद के लिए 5,000 टेस्ट कराने का फैसला ले चुकी है। पांडे ने भाजपा पर तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप भी लगाया है। राजस्थान सिर्फ राजस्थान में पीड़ित लोगों के लिए भी नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं उनको भी एक मदद का हाथ हमने बढ़ाया है, ताकि वहां पे होने वाले जो पेशेंट्स हैं उनका भी टेस्टिंग, उसमें अतिरिक्त 5,000 पेशेंट्स को रोज अन्य राज्यों से में उसकी सुविधा करने की मदद करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की। भले ही सियासत के गलियारों में कोरोना की भयावहता पर चुप्पी साध ली गई हो, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि क्या कठोर लॉकडाउन को सरकारों ने अपने सियासी फायदे के लिए अनलॉक में बदला था। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे थे पहले हम क्यों सुसाइड समाज के लिए इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं, तो उन्हें रोक नहीं जा सकता। लेकिन अब बड़ी खबर हम बात करेंगे। राजस्थान के एक बार फिर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात हो रही है यहाँ वर्चुअल रैली की, फिर कोरोना की और उसी के साथ बाड़ेबंदी। तो निश्चित रूप से जब सब कुछ हो रहा हो, ये संगम इस तरह का है कि बीजेपी वर्चुअल रैलियां कर रही है प्रदेश में, कोरोना से आम पब्लिक जूझ रही है और सत्ता पक्ष बाड़ेबंदी में लगा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ये तो प्रशिक्षण शिविर है और लॉकडाउन के दौरान मिल नहीं पाए थे, तो मिलने के लिए एक 5 स्टार को चुना गया। वहां सब अपनी गपशप कर रहे हैं और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, देश दुनिया के बारे में अवगत कराया जा रहा है, अलग अलग सेशन चल रहे हैं, फिल्में दिखाई जा रही हैं, योगा किया जा रहा है, खेला भी जा रहा है। खैर, लेकिन कोरोना के बीच ये तमाम जो चीजें हैं निश्चित रूप से एक सवाल भी खड़ा करती हैं। राजनीतिक दल हैं, आम पब्लिक की तरह जैसे उनकी दिनचर्या है, वैसे पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी भी दिनचर्या है, उनका भी अपना काम है। लेकिन वक्त कौन सा है, ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी कुछ अगर अपने मॉल में जाकर के अपनी शॉप को खोलता है तो ये कहा जाता है कि ये रोजी रोटी है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी अपनी वर्चुअल रैलियां ऐसे वक्त करते हैं तो इस सारा कुछ और इंगित करता है। या बाड़ेबंदी होती है तो कहा जाता है कि प्रदेश की जनता का ख्याल नहीं है, बाड़ेबंदी में सरकार लगी हुई है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, मदन राठौड़ साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त 3 मुद्दों को लेकर के काफी चर्चा है। राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों पे उलझे हुए हैं, कोई बाड़ेबंदी को चैलेंज कर रहा है तो कोई वर्चुअल रैली पे कमेंट कर रहा है, लेकिन जनता
कोरोना से जूझ रही है। जूझ तो राजनीतिक दल भी रहे हैं, लेकिन जनता पिस रही है, ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किस तरह से देखा जाए इससे, क्योंकि यह चर्चा बड़े आम चर्चा है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कोरोना की घटनाएं बढ़ रही है राज्य प्रदेश में, और उसके साथ राज्यसभा के चुनाव जब डिक्लेयर हो गए तो दोनों राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। एक राजनीतिक पार्टी सीधे तौर पर सत्ताधारी केंद्र में जो पार्टी है, मोदी जी और अमित शाह के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि वह हमारी विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हमारे जिस तरह की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं उसी को लेकर के पार्टी ने एसओजी और एसीबी में मामला दर्ज कराया है। और आज तो अविनाश पांडे ने दावा कर दिया कि आप देखिएगा आने वाले समय में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमने तथ्यों के आधार पर एसीबी और एसओजी में रिपोर्ट दर्ज कराई है और सच्चाई सामने आएगी। आप सही कह रहे थे कि वहां पर जितना बड़ा महंगा होटल है, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और फिर उसके बीच में ही ये कहना कि हमारे खाद्य मंत्री जी व्यक्तिगत कारणों की वजह से हमारे कैंप में नहीं आ रहे हैं, वहां पर डिप्टी। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, मैं श्याम जी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, ये बहुत लंबा एक मुद्दा खींच चला जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता एक जर्नलिस्टिक नजर से आप किस तरह से देखते हैं कोरोना और ये सियासत, एक तरफ वर्चुअल रैलियां, दूसरी तरफ बाड़ेबंदी और बीच में कोरोना, तो किस तरह से देखा जाए इसे? देखिएगा, आप जब आपके सामने ये कहा कि हमको कोरोना के साथ जीना है, तो अब पब्लिक तो आम तरीके से जी रही है, वो रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पे उतरी है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दलों पे क्यों सवाल, राजनीतिक दल भी तो इसी समाज का अंग है। तो राजनीतिक पार्टियां ये बताने का प्रयास करी, देखो कोरोना है, हम साथ मिलकर के रह रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा हमारे, ये बहुत बड़ी। और दूसरी तरफ देखिए वर्चुअल रैली भाजपा बहुत दिन से तैयारी कर रही थी। वर्चुअल रैली बहुत सस्ती रैली नहीं है। आप देखिएगा जिस प्रकार से एलईडी का लगाना, बूथ स्तर तक 1 लाख लोगों तक सुनवाना, इस बात को लेकर के कितना करोड़ों रुपया खर्च होगा, ये तो मदन जी खुद बताएंगे कि अमित शाह ने जिस प्रकार से बंगाल में की, बिहार में की, बाकी जगह की, और राजनाथ सिंह कहाँ करते हैं, तो हमारे यहाँ स्मृति ईरानी आती हैं, एक बार कर दिया, वो गडकरी आएंगे। तो वर्चुअल रैली को लेकर के जिस प्रकार से कल भाजपा का कार्यालय सजा हुआ था, और मैंने भी उसको रिपोर्ट किया, तो ये कुछ सस्ती रैली नहीं है। लेकिन ये है कि कांग्रेस को ये बता दिया है कि हम भी बैठे हुए नहीं है, हम भी अपने गतिविधियों को, पार्टी को, अब हम चुनाव आने वाले समय में जब बिहार के, बंगाल के होंगे, तो हम चाहे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलेंगे, लेकिन हम बूथ स्तर पर वर्चुअल के माध्यम से पहुंचेंगे। क्योंकि मोदी जी खुद शुरुआत में जीते भी थे, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में अपना गतिविधि फैलाई और सारे जीते। तो एक नई चीज राजनीति में सत्ताधारी केंद्र के, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा, मैं ज्योति जी के पास में जाना चाहूंगा। ज्योति जी, राजस्थान की अगर बात करें तो सत्ता आपकी है, यहां अगर कोई सवाल खड़ा होता है तो स्टेट गवर्नमेंट पे होता है। देश में सत्ता भाजपा की है, मदन राठौर साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभी आपको सभी को ध्यान है, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा कि केवल जो पब्लिक है जिसको कोरोना हो रहा है वही इफेक्ट इसके इन्फेक्शन में और इसके इफेक्ट से आ रहे हैं, लेकिन हम सब, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, परिवार के लोग भी, अगर घर से कोई बाहर निकल रहा है तो बड़ी चिंताशील होता है उसकी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन कैसा होगा, एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते हैं। तो ये सब चीजें चल रही है। लेकिन इसी बीच आपकी बाड़ेबंदी, ये बड़ा एक चर्चा का विषय है कि एक कितनी महंगी होटल को पार्टी ने चुना है और वहां पे विधायकों की सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार देश में की जा रही है, लेकिन वहां सारे नियम कायदे ताक में रखे जा रहे हैं। तो ये क्या वास्तव में कोरोना के बीच एक बड़ी, सरकार के पास में और भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, किसी पे नजर रखी जा सकती है। अगर आप लोगों को कहीं संदेह था कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा सकता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या दूसरे कहीं पे भी अगर किसी स्टेट का आप उदाहरण दे, तो वहां से आप लोगों को एक लेसन मिला और राजस्थान में इस तरह का रिपीटेशन ना हो, उससे आप सतर्क रहे। लेकिन कोरोना के बीच कितना उचित माना जाए इससे? योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी, जहां तक कोरोना की बात है तो राजस्थान की सरकार ने जनता के हर एक मुश्किल को दूर करने का, उन्हें राहत देने का, चाहे वो खाना पहुंचाने की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, चाहे इलाज देने की बात हो, क्वारंटाइन की सुविधाएं देने की बात हो, श्रमिक प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे उनको अपने घर पहुंचाने की बात हो, राजस्थान की सरकार ने पूरी जिम्मेदारी पूर्वक और पूरी सफलता पूर्वक जो है इस काम को बेहतरीन ढंग से किया है, जिसकी चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार है। और प्रधानमंत्री जी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए इन कार्यों की उन्होंने सराहना भी की।
तो जहां ये कहना कि राजस्थान की सरकार कोरोना को लेकर के चिंतित नहीं है या उस और उन्होंने ध्यान नहीं दिया है या वहां पर वो असफल हुई है, तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है। राजस्थान की सरकार ने जितना जिम्मेदारी पूर्वक काम किया है, मतलब आज हम इस स्थिति में तक भी है कि अगर हम टेस्टिंग के लिए हम दूसरे प्रदेशों को सहायता देने तक की स्थिति में भी है। अगर किसी स्टेट को अगर सहायता की अगर आवश्यकता है, उन्हें लगता है, तो हम उस स्थिति में भी है। तो और भीलवाड़ा मॉडल को हमने पूरे देश के लिए तैयार किया, जहां जहां हुआ कंट्रोल करने का काम किया। तो कोरोना को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से अपनी ओर से पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रयास किए गए, अभी भी किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है, ज्योति जी, बीजेपी ये कह रही है कि सरकार अंतर्कलह को दूर करने के लिए ये सब कुछ कर रही है और प्रदेश है वो कोरोना से जूझ रहा है। ये भाजपा का आरोप है। वर्चुअल रैली में भी इस बात को लेकर के स्मृति ईरानी ने जिक्र किया। देखिए, ये जो भाजपा का जो ये आरोप है, ये उनकी बौखलाहट को साबित करता है कि स्पष्ट रूप से अविनाश पांडे जी ने भी, जैसा अभी श्याम सुंदर जी ने भी कहा, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और हमने इस बात को लेकर के कोई बवाल नहीं मचाया। एसीबी में शिकायत की है, इस तरह की बात हुई, जो तथ्य आए हैं वो सामने रखे गए हैं। आज हमारे माननीय महासचिव जी ने ये बात कही भी है कि जो तथ्य हैं वो निश्चित रूप से सामने आ जाएंगे और दावे के साथ उन्होंने इस बात को कहा है। तो कोई ना कोई तथ्य, कोई ना कोई बात जो है वो उन तक है और उन्होंने अगर इस बात को लेकर के कितने, मैं तो ये कहूंगी सही समय पर, आप वो परिस्थितियां बाद में आए या उस समय आप करें, उसके लिए जैसे ही इस बात की कहीं से शुरुआत होती हुई नजर आई। और देखिए, आप ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी की ये नीति तो रही है, उनकी नीयत में ये बात शामिल रही है। ये हमने कई स्टेट्स में पहले भी जैसे हमने चर्चा की, तब हमने कहा है कि चाहे गोवा हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, उन्होंने इस तरह के काम किए हैं। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का काम हुआ, तो बहुत सारे जो इस तरह के काम है वो हुए हैं। तो ऐसे में अगर कहीं एक भी संदेह अगर सामने आता है तो उसे सही समय पर एक ऐसी एजेंसी को सौंप देना जहां पे उसकी सही जांच हो सके और जांच के बाद सच्चाई सबके सामने आ सके, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। और अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो निश्चित रूप से, मदन जी से, लेकिन मैं एक बात योगेंद्र जी और कहना चाहूंगी कि इसमें को केवल बाड़ाबंदी नाम देखना भी बहुत गलत बात है। आप देखेंगे कि जब सभी विधायक वहां इकट्ठे हुए हैं, सरकार के कामकाज में कहीं कोई रुकावट नहीं आई है, उसकी मॉनिटरिंग में कहीं कोई रुकावट नहीं आई है। यहां तक कि हाँ, देश की आर्थिक नीति को लेकर के चर्चा हो, चाहे कोरोना को लेकर के चर्चा हो, सभी विधायक अगर एक जगह इकट्ठे, वैसे भी तो विधानसभा का सत्र चलता, सब विधायक इकट्ठे होते, चर्चा करते, तो वो चर्चा जो है वो अगर वहां पर हो। ज्योति जी, क्या कहें बाड़ेबंदी, चलिए आज से डिलीट करते हैं इसको, क्या कहें? देखिए, दीपावली पे मिलते हैं तो दिवाली मिलन समारोह, होली पे मिले तो होली में, क्या कोरोना मिलन समारोह कहें इसको, क्या कहें बताइए आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस तरीके का आपने जो बात, मतलब हम कह रहे हैं कि बाड़ाबंदी केवल खरीद फरोख्त से रोकने के लिए जो ये काम हुआ है, हाँ ये कारण जरूर था क्योंकि ये स्थितियां सामने पैदा हुई थी, लेकिन और उसकी शिकायत मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस या कोरोना को लेकर के सरकार गैर जिम्मेदार हो गई हो, ऐसी परिस्थितियां जो है वो नहीं बनी। मेरा ये जी। राठौर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के तमाम आरोपों को खारिज किया जा रहा है और अभी भी भाजपा कटघरे में है कि खरीद फरोख्त की गई, और दूसरा वर्चुअल रैली को लेकर के कहा गया कि प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि लॉकडाउन और उसके दरमियान प्रवासियों की स्थिति क्या बनी है। एक भी नेता अपने स्पीच में इसका जिक्र नहीं कर रहा कि फटे पांव फटे हाल कैसे जनता सड़कों पे गई और तपती दोपहर की धूप में किस तरह से अपने गंतव्यों तक पहुंची है बिना किसी संसाधनों के। तो केंद्र को इसका भी जिक्र करना चाहिए, किस तरह से सरकारें गिराई जा रही हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। तो मोदी जी को इसको भी बताना चाहिए रैलियों के जरिए। ये बात कांग्रेस का आरोप है, हमारा नहीं है। हम आप तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं और आपसे जवाब भी चाहते हैं इस पे। देखिए, अभी जो हमारी वर्चुअल रैली चल रही है ना, उसमें हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अपने पैरों पर भारत को किस प्रकार से खड़ा किया जा सकता है उसकी बात कर रहे हैं। मूल्य आधारित राजनीति कैसे होती है, हम उसकी चर्चा जनता के सामने कर रहे हैं। हम राजनीति में समाज को किस प्रकार से और कैसे चयन करना चाहिए उसको, उसके लिए जागृत कर रहे हैं। अपना उत्पाद किस प्रकार से बढ़ाएं, हम अपने देश का उत्पादन खरीदें। हम ये बात अपने इस जो वर्चुअल रैली में कर रहे हैं। हम समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से ऐसे संकट आए तो उसका मुकाबला किस प्रकार से किया जा सकता है, चाहे कोरोना हो या किसी भी प्रकार की आपदा आ जाए तो उससे हम समाज को किस प्रकार से बचाएं, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हम कहीं कोई दूसरे कोई सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। हम, और जैसे आपने ये चैनल के माध्यम से किया ना, हम इसी प्रकार से, जैसे यही लैपटॉप के सामने रह करके और बाकी लोग अपने लैपटॉप या मोबाइल पर आकर के और हम संबोधित करेंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा, जो शर्मा जी कह रहे थे ना, बहुत ज्यादा खर्चा आएगा,
वैसा कुछ भी नहीं है। आज ये सबके पास वसुंधरा जी के मोबाइल बांटे हुए काम आ रहे हैं पुराने। मैं आपसे एक निवेदन करूं साहब, अब इसमें आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाना चाहता, मैं ये बता रहा हूं कि हम ये काम कर रहे हैं, जनता को जागृत कर रहे हैं। इसमें देखिए समता मूलक समाज किस प्रकार से निर्माण किया जा सकता है, हम ये वर्चुअल रैली में इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस क्यों कर रही है ऐसा, और वो जो आरोप लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं, देखिए हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट चुनौती दी है, स्पष्ट रूप से कहा है कि आप नाम बताइए यदि आपके पास में है। फालतू की बात करना कोई मायने नहीं रखता। देखिए ये अशोक गहलोत जी खुद सुर्खियों में आने के लिए, केंद्रीय इनका जो नेतृत्व है उनके सामने ये जताने के लिए कि हाँ इतने विरोधों के बावजूद, ये हमारे उप मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं उसके बावजूद, और बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है इसके बावजूद भी हम जिता करके ले आए, ये साबित करना चाहते हैं। अरे भाई हम क्यों खरीदेंगे? आज आप कल्पना कीजिए हमारे पास में तो 75 मेंबर्स हैं, हम क्या खरीदेंगे? कितने खरीद लेगा कोई व्यक्ति? संभव है क्या? नहीं है। आत्मा की आवाज पर हमने उम्मीदवार खड़ा किया है। केवल मैं खंडेलवाल जी, एक मिनट, आप बोल रहे थे ना, मैंने आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुना है और मैं आपको सुनता भी हूँ, इसलिए आप भी मुझे सुन लीजिए। मैं एक बात आपसे बताऊं, हम कोई खरीदने वाले नहीं हैं, और यदि आपका माल बिका हुआ है तो ये आपको सोचने की जरूरत है। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? अरे अपना घर संभालो ना भाई। अपने घर में यदि माल बिका हुआ है तो फिर अब आपकी स्थिति तो कोई नहीं बचा सकेगा। हम नहीं खरीदने वाले हैं, अपने आप फूटेगा गड़ा। ये जैसे बाकी जगह पे हुआ ना, आपने कई प्रांत गिनाए, वहां पर मतलब वो कुंठित थे सब लोग, दिक्कत मतलब महसूस कर रहे थे अंदर। वो सोच रहे थे कि हम कहाँ इस कुनबे में बैठ गए भाई, यहाँ तो गलत आ गए हम। आपने भी इस्तीफे दिलवा दिए, आपने अपने पास रखा उनको। वो क्या करते साहब, इस्तीफा दे, एक विधानसभा से इस्तीफा देना कोई कम बात नहीं है। कितना वो व्यक्ति व्यथित होगा उस पार्टी के अंदर जिन्होंने त्याग पत्र दिया, चुन करके आने के बाद त्याग पत्र दिया। अरे किसी में हिम्मत है क्या? पता नहीं क्या क्या मैं खैर उस विषय पे नहीं जाना चाहता। मैं यही बात बताना चाहूंगा कि हम इस समय जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं वो समाज को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। चीन है, अब चीनी माल आत्मनिर्भर माल तो नहीं खरीदना चाहिए, अपना उत्पादन खरीदे तो देश की आय देश में रहेगी, देश स्वावलंबी बनेगा। ये बात हम वर्चुअल रैली में कर रहे हैं। लोकल को वोकल बनाने की पहल है भाजपा की। मैं ये बात कर रहे हैं। आपके पास आना चाहूंगा, हम ये बताना चाहते हैं, आपके पास आना चाह रहा हूँ मैं, श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। कब एंड होगा कोरोना का इसका कोई पता नहीं है, और सियासत चलती रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर जनता अपने कामकाज के लिए कोई भी अपने जीवन को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल भी इसी समाज का अंग है, वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ध्यान सबसे पहले राजनीतिक दलों की ओर जाता है। उनको एक जिम्मेदार तबके के रूप में देखा जाता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, समाज में इसका गलत असर पड़ेगा, हम उस हिसाब से देखते हैं। यही बड़ी वजह है कि चर्चा की जाती है। आज रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे हम। अगर राजनीतिक दल कुछ करते हैं तो उस पर जरूर चर्चा करते हैं। अपन नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं। आज चौराहे पे भी अगर चर्चा होती है तो अच्छा योगा कर रहे हैं फला मंत्री जी, वो क्रिकेट खेल रहे थे, मंत्री बैडमिंटन खेल रही है। ये तमाम जो चीजें होती हैं वो होती हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर के भी कहा कि देखिए कोरोना से जूझ रहा है देश और ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो एक स्वभाव है इंसान का, ये आलोचना की तरह से देखिए या फिर जरूरत महसूस करते हैं कि उस तबके की ओर उंगली उठाने के लिए। मैं आपके पास में आना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में चाहूंगा आपसे मैं। चलिए ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अब कहीं कुछ गुंजाइश आपको नजर आती है? 125 विधायकों के साथ में अविनाश पांडे ने दावा किया है कि कोई टूटेगा नहीं, 125 के 125 वोट दोनों प्रत्याशियों के बीच जाएंगे, हमारे पास में सरप्लस हैं वोट, क्योंकि हमें 102 की ही आवश्यकता थी। तो अब बीजेपी भी सुन रहे हैं कि बाड़ेबंदी की ओर जा रही है। अभी किसी तरह की गुंजाइश है या फिर ये मान के चलें कि चलिए 19 तारीख से पहले 18 के रात तक तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा? देखिए योगेंद्र जी, आज गुलाबचंद कटारिया ने भी विधायक दल की बैठक कल 11 बजे बीजेपी ऑफिस में बुलाई है। उसके बाद वो भी बाड़ेबंदी करेंगे निश्चित रूप से 19 तक। मदन जी इस चार्ज को स्पष्ट करेंगे क्योंकि वो आज हो गया है। लेकिन कांग्रेस को एक दुविधापूर्ण स्थिति है। देखिए कि येचुरी जी की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी, आज मैं उनका सुन रहा था, माकपा के जो वासुदेव है जो यहाँ के लोकल और अमराराम है, दोनों ने कहा कि हम अपना निर्णय करेंगे। येचुरी जी कैसे करेंगे? तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये कह देना कि येचुरी जी ने हम बात कर लेंगे और हमारे वोट उनको गिर जाएंगे, एक प्रश्न चिन्ह तो ये खड़ा हो गया है। दो ये दावा तो आज पांडे जी ने भी किया है कि माकपा हमारे साथ में।
देखिए वो जब मैं वासुदेव जी की बात और अमराराम की बात, जो लोकल है, उन्होंने कहा कि हमारा निर्णय हम करेंगे, ये निर्णय आज उनका कहने की स्थिति में नहीं है, तो इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगा। दूसरी बात है, भंवरलाल मेघवाल वोट डालने नहीं आ सकेंगे, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये तीन तो आपके सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी के लोग कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस जिस तरह की स्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन ठीक उससे पहले जो स्थितियां बन रही हैं कि देखिए, भरत सिंह का पत्र लिखना और उसको स्वीकार करना, पांडे ने आज बड़े सहजता से स्वीकार किया कि देखिएगा कि उनका पत्र मिला है और वो पत्र हमको निश्चित रूप से आगे की राजनीति को सुदृढ़ बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। तो इस लिहाज से तो मान के चले कि ये बाड़ेबंदी तो रहेगी और अब लाजमी हो गई है बाड़ेबंदी, जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये कहा जा सकता है। देखिए, जिस तरह की हालात बने हैं और जो कुछ घटनाक्रम हो सकता था और कुछ विवाद पैदा हो सकता था, मदन जी तो बताएंगे नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से, और क्या कर्नाटक में हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, और गुजरात के 8 विधायक खरीदे गए और इस्तीफे दिलाए गए। यहाँ से अगर 2-3 विधायकों उसे दृष्टिगत रखते हुए ये कदम उठा रही है कांग्रेस, ताकि यहाँ पे कोई ये ना दावा कर सके कि देखिए हमने भाजपा ने ये खेल कांग्रेस का राजस्थान में खराब कर दिया। तो गहलोत राजनीति के चाणक्य भी हैं, वो निश्चित रूप से बड़े कदम उठा चुके हैं। गुजरात में पहले अहमद पटेल को जीत दिला चुके हैं। ये एक हुनर है उनका पॉलिटिकली। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल तो कांग्रेस के लिए ये लाजमी नहीं है कि किसी भी तरह का रिस्क उठाया जाए, और अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए, मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा। तो ये तो तय मान के रहना चाहिए हमें कि बिल्कुल 19 की सुबह तक ये इसी तरह से रहना होगा, और सरकार भी चलेगी, कामकाज भी होते रहेंगे, और इलेक्शन की तैयारी भी इसी तरह से चलेगी। तो लेकिन हम केवल बीजेपी पे ही सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैं योगेंद्र जी, हम तो बहुत स्पष्ट सी बात कर रहे हैं। जो सच्चाई, जो चीज सामने आई थी, उस चीज को लेकर के एसीबी और एसओजी को शिकायत की गई है, उनको जांच सौंपी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जांच में जो सामने आएगा वो सबके सामने आएगा, स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो जाएगी। जहां तक कांग्रेस के वोटों की बात है, विधायकों की संख्या की बात है, हम बहुत अच्छी कहें कि परिस्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में है, और हमारा एक भी विधायक का वोट जो है वो कहीं और नहीं जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा, और निश्चित रूप से जो हमारे कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं वो राज्यसभा में अपना स्थान बनाएंगे। लेकिन अभी जो बात कही मदन जी ने भी, कि उन्होंने कहा कि हम क्यों खरीदेंगे, हम क्यों तोड़ना चाहते हैं, तो फिर हमें नहीं समझ में, फिर वही समझाते हैं इस बात का लॉजिक कि आपने दूसरा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। अगर आप देखिए, ये तो वो चुनाव है जहां व्हीप है, जहां पे जो है आप पार्टी के अगेंस्ट जाकर के वोटिंग नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आपने जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया, वहीं से आपकी नीयत जो है वो सामने आ गई थी। और अगर आप मानते हैं कि हम कोई खरीदने वाला भी, तो हम खरीदने वाले नहीं है। तो देखिए, कैंडिडेट से कांग्रेस को खतरा है, कैंडिडेट खड़ा करने से कांग्रेस को खतरा लग रहा है। इसको खतरा नहीं लग रहा है, लेकिन बीजेपी की नीयत साफ नजर आ रही है। बीजेपी की नीति जो है, जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 6 साल के, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, लगातार जो नीति जो बीजेपी की देखते हुए आए हैं, खरीद फरोख्त की जो बातें सामने स्पष्ट रूप से बार बार सामने आई है। चलिए ज्योति जी, आपके आरोप का मैं जवाब दिलवा देता हूँ। समय कम है। और मदन जी ये भी बता दें, कल वसुंधरा जी आ रही है 18 को चुनाव। देखिए, वसुंधरा जी केवल वोट डालने आएंगी, इनकी बाड़ेबंदी में। मदन जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। ज्योति जी ने जो सवाल खड़े किए, मैं उसका जवाब चाहूंगा। 1 मिनट का वक्त है बस हमारे पास में। देखिए कि तीसरा हमने उम्मीदवार दूसरा क्यों खड़ा किया। मैंने पहले भी कहा था कि आत्मा की आवाज पर एक विधायक वोट देता है, तो जब वो कुंठित है, हमको लगता है कि ये 2 धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है, ये जो बाकी लोग भी है अपने विवेक से मतदान करेंगे, इसलिए हमने उम्मीदवार खड़ा किया, और किसी को नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही बात है, 27 आपके मन में डर है, आपके लोग बिकाऊ है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, अपना घर आपको देखना है। लेकिन हमारे जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा करने का मतलब ही यही था कि यदि जब कांग्रेस में इस प्रकार कोई लोग दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, तो वो अपना विवेक से मतदान करे। आत्मा की आवाज है उनकी, उनके मन से भी मतदान करे जी। और अंतरात्मा की आवाज अगर इधर भी उठ गई मदन जी, क्या होगा अगर इधर भी अंतरात्मा की आवाज उठ गई? इधर क्या हमारा कैडर है और उधर कैडर की कमी है। नहीं है, बिना कैडर वाले कैडर की कमी है, हमारे संस्कारित लोग बिना वाले भी है। हाँ, उधर जो है ना कैडर, ज्यादातर देखिए ऐसे लोग हैं, परिस्थिति जन्य हमेशा निर्णय करते आए हैं। आज तक का फैसला इन्होंने जितने उदाहरण दिए ना,
कई प्रांतों के तो देख लिया ना इन्होंने, इनका कैडर कैसा है। कहीं पर तो पूरा का पूरा ही भजन लाल बन गया, मतलब भजन लाल यानी वो हरियाणा के थे ना भजन लाल जी, जो अपन ये शर्मा जी जानते हो और आप भी जानते हो अच्छी तरह से। यहाँ पे कुछ करने आए थे, पूरे के पूरे लवाजमे को लेकर के इधर उधर हो गए। नहीं, उस जमाने की बातें तो भूल गए, वो भी नोटों का थैला लेके आए थे, अखबारों में। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। तो तस्वीर यही रहनी है, 18 तारीख की रात और 19 तारीख की सुबह तक रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाएगा। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी किसी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। राजनीति है, ये परीक्षा की घड़ी है, कुछ भी संभव है। लेकिन कांग्रेस हालांकि इसे खारिज करे, लेकिन डर कहीं ना कहीं थोड़ा है अभी। जिन राज्यों के अंदर जैसी स्थितियां बन चुकी हैं, उससे जैसे कहा जाता है कि अगर दूध का कोई जला हो तो छाछ को भी फूंक मार के पीता है, शायद राजनीति की दृष्टि से राजस्थान में सटिक जा रहा है। कांग्रेस इसी वजह से किसी भी तरह की कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, और बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक बुला करके रणनीति क्या तय करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। शर्मा जी